सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी ने सिर्फ कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। जिस स्टॉक को वो खरीदता उसका प्राइस आसमान छूने लगता था। मीडिया उसे तब बिग बुल कहने लगी थी। उसके पास लग्जरी कार्स थी, सी फेसिंग पेंट हाउस था और ऐसी लाइफस्टाइल थी जो उस वक्त सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होती थी। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों बाद वही आदमी भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स का चेहरा बन चुका था। तो आखिर कौन था हर्षद मेहता? एक जीनियस इन्वेस्टर, एक मास्टरमाइंड, या फिर इन दोनों का एक अजीब कॉम्बिनेशन? आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। 1999 के आसपास के भारत में ना कोई इंटरनेट था, ना ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी और ना ही कोई मोबाइल्स थे। शेयर मार्केट सिर्फ कुछ लोगों की दुनिया मानी जाती थी। आम आदमी बैंक में पैसे रखता था, एफडी करवाता था या हद से हद गोल्ड खरीद लेता था। स्टॉक मार्केट को लोग रिस्की समझते थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कंप्यूटर से नहीं बल्कि ट्रेडिंग फ्लोर पर आवाजों के बीच होती थी। ब्रोकर्स चीख चिल्लाकर डील्स करते थे और हर सेकंड लाखों रुपए का लेन देन होता था। इसी दुनिया में एक नया नाम धीरे धीरे उभर रहा था, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के पनेली मोती गांव में हुआ था। कुछ सालों बाद उनका परिवार मुंबई आ बसा। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन हर्षद मेहता के सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद भी छोटी मोटी नौकरियां की, कभी सेल्समैन, कभी किसी कंपनी में एम्प्लॉय। लेकिन एक चीज उनको हमेशा अट्रैक्ट करती थी, शेयर मार्केट। हर दिन वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते, कंपनीज को समझते और मार्केट के हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे। उनके लिए ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये अपॉर्चुनिटी थी। हर बड़े इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। हर्षद के लिए भी वो था, दलाल स्ट्रीट। उन्होंने एक ब्रोकर फर्म में जॉब शुरू की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सीखने का जुनून बहुत बड़ा था। वो सिर्फ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं करते थे, बल्कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को ऑब्जर्व करते थे। कौन सा स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, इन्वेस्टर किस बात से डर जाते हैं और मार्केट का मूड कैसे बदलता है। ये सब उन्होंने सालों तक सीखा। फिर आया वो दिन जब हर्षद मेहता ने अपनी खुद की ब्रोकर फर्म शुरू की। हर्षद का मानना था, मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं, कॉन्फिडेंस से चलता है। जब उन्हें किसी कंपनी पर भरोसा होता तो वो उसमें अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स उन्हें फॉलो करने लगे। हर्षद ने जिस शेयर में पैसा लगाया उस शेयर की डिमांड बढ़ने लगी और कई स्टॉक्स की कीमत तेजी से ऊपर जाने लगी। मीडिया ने उन्हें नाम दिया द बिग बुल। एक मिडिल क्लास लड़का अब इंडिया का सबसे फेमस स्टॉक ब्रोकर बन चुका था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आ कहां से रहा? करोड़ के शेयर्स, करोड़ की डील्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और हर ट्रेड में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। क्या ये सब सिर्फ इंटेलिजेंस का नतीजा था या फिर सिस्टम के अंदर कोई लूपहोल था जिसे पूरा देश देख ही नहीं पा रहा था? हर्षद मेहता अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, दलाल स्ट्रीट पर उसका नाम तेजी से फैल रहा था। इन्वेस्टर्स उसके हर मूव पर नजर रखते थे। उस दौर में शेयर मार्केट में इंफॉर्मेशन आज की तरह किसी भी मोबाइल तक नहीं पहुंचती थी। रिसर्च रिपोर्ट्स बनती थी और बहुत ही लिमिटेड होती थी और आम इन्वेस्टर्स अक्सर बड़े ब्रोकर को फॉलो करते थे। हर्षद ने ऐसी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। जब वो किसी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाता, मार्केट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता, डिमांड बढ़ती और धीरे धीरे शेयर की प्राइस भी ऊपर जाने लगती। इसी वजह से मीडिया ने उसे एक नाम दिया, द बिग बुल। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उसके इन्फ्लुएंस की पहचान बन चुका था। फिर आता है 1991। भारत एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे। देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत थी। इसी दौर में इंडियन स्टॉक मार्केट भी नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने लगा। हर रोज नए लोग दलाल स्ट्रीट का रुख कर रहे थे और उनमें से कई लोगों के लिए हर्षद मेहता एक फाइनेंशियल सुपरस्टार बन चुका था। टेलीविजन इंटरव्यूज, मैगजीन कवर्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, हर्षद मेहता। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे उनकी लाइफस्टाइल भी चर्चा का विषय बन गई। लग्जरी इंपोर्टेड कार्स, एक सी फेसिंग पेंट हाउस, हाई प्रोफाइल पार्टीज और मीडिया की कॉन्स्टेंट अटेंशन। उस दौर के हिसाब से ये सब देखना आम बात नहीं था। लोग कहते थे, अगर हर्षद मेहता किसी स्टॉक में पैसा लगा रहा है तो कुछ सोचकर ही लगा रहा होगा, और इसी भरोसे के साथ हजारों इन्वेस्टर्स भी उनके पीछे चल पड़ते थे। हर्षद मेहता से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियों में से एक थी एसीसी लिमिटेड के शेयर्स। उस समय एसीसी एक एस्टैब्लिश कंपनी थी, लेकिन मार्केट में उसके शेयर्स की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीसी का शेयर्स कुछ ही समय में कई गुना बढ़ गया। ये मूवमेंट इतनी तेज थी कि पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड हैरान रह गया। हर जगह सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा था, ये हो कैसे रहा है? कुछ लोग इसे इन्वेस्टिंग जीनियस कह रहे थे, कुछ लोग इसे मार्केट कॉन्फिडेंस का नतीजा मान रहे थे और कुछ लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर है जो लोगों की नजरों से छुपी हुई है। शेयर मार्केट में बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए होता है और हर्षद मेहता के ट्रेड्स छोटे नहीं थे।
कई डील्स में करोड़ ऑफ रुपीस इन्वॉल्व होते थे। यहीं से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बीच एक डिस्कशन शुरू हुआ, आखिर इतना पैसा अरेंज कैसे हो रहा है। पब्लिकली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इसका कनेक्शन स्टॉक मार्केट से कम और बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा था। उस वक्त भारत के कई बैंक्स एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म का यूज करते थे जिसे रेडी फॉरवर्ड डील या RF डील कहा जाता था। ये एक लीगल बैंकिंग प्रैक्टिस थी जिसका इस्तेमाल बैंक्स अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए करते थे। लेकिन हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी एक कमी थी, और जब किसी सिस्टम में लूपहोल होता है तो कभी न कभी वही लूपहोल पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हर्षद मेहता की कहानी समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइनेंशियल टर्म समझना होगा, रेडी फॉरवर्ड डील। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका कंसेप्ट काफी सिंपल है। मान लीजिए एक बैंक को कुछ दिनों के लिए पैसे की जरूरत है और दूसरे बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड पड़े हैं, तो दोनों बैंक्स आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता है। ये उस वक्त बैंकिंग सिस्टम में एक लीगल और कॉमन प्रैक्टिस माना जा रहा था। इस डील में एक और डॉक्यूमेंट यूज होता था, बैंक रिसीट यानी BR। बैंक रिसीट एक टेम्परेरी कंफर्मेशन होती थी जो ये बताती थी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। सिस्टम का भरोसा इसी डॉक्यूमेंट पर टिका हुआ था, और जब किसी सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भरोसा हो तो उसका गलत इस्तेमाल भी मुमकिन हो जाता है। पब्लिक इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच ट्रांजैक्शंस में बैंक रिसीट का इस्तेमाल ऐसे तरीके से हुआ जिससे पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकालकर स्टॉक मार्केट तक पहुंचाया गया। एलिगेशंस के मुताबिक इसी कैपिटल का एक हिस्सा शेयर्स खरीदने में लगाया गया। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे गए, डिमांड बढ़ी और प्राइस भी तेजी से ऊपर चले गए। मार्केट को लगा कि ये नेचुरल ग्रोथ है। इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा पैसा लगाने लगे। हर रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। दलाल स्ट्रीट जश्न मना रही थी। जितनी तेजी से ये इमारत खड़ी हुई उतनी ही तेजी से गिर भी सकती थी। एक जर्नलिस्ट जिसका नाम सुचिता दलाल, उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस पर गौर किया। नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे, बैंक्स के रिकॉर्ड में सवाल उठ रहा था, और धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर 23 अप्रैल 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये रिपोर्ट सिर्फ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं थी, ये वो स्पार्क थी जिसने पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया। जैसे ही खबर बाहर आई, इन्वेस्टर्स घबरा गए, सेलिंग शुरू हो गई। जो शेयर्स कुछ दिन पहले रिकॉर्ड्स हाई पर थे, वही शेयर्स तेजी से गिरने लगे। पैनिक का माहौल था। करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू धीरे धीरे मिटने लगी। कई लोगों की सालों की मेहनत देखते ही देखते कम हो गई। मीडिया के हेडलाइंस बदल चुके थे। कल तक जो आदमी का बिटबुल के नाम से मशहूर था, आज वही देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल का चेहरा बन चुका था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मामले की जांच शुरू की। CBI और अन्य अथॉरिटीज ने कई ट्रांजैक्शंस की इन्वेस्टिगेशन की। अलग अलग केसेस दर्ज हुए। बैंकिंग सिस्टम के काम करने के तरीके पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की कहानी बन चुकी थी, और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सब सिर्फ एक इंसान कर सकता था, या सिस्टम की कमजोरियां भी इसमें उतनी ही जिम्मेदार थी। अप्रैल 1992 के बाद हर्षद मेहता की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जिस इंसान को कुछ दिन पहले तक इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर कहा जा रहा था, अब उसी पर हर तरफ एक सवाल उठ रहा था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जांच शुरू की। CBI ने कई मामलों की इन्वेस्टिगेशन की। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड एग्जामिन किए गए, और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि मामला सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं था, इसका असर बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ा। नवंबर 1992 में हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कई क्रिमिनल्स और सिविल केसेस दर्ज हुए। इन्वेस्टिगेशन सालों तक चलती रही। हर हियरिंग के बाद मीडिया के कैमराज उनका इंतजार करते। पूरा देश इस केस को फॉलो कर रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। हर्षद मेहता ने कई आरोपों को चैलेंज किया। उन्होंने अपनी तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ी। अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रोसीजिंग चलती रही। लेकिन इस स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ हर्षद मेहता को नहीं हुआ, हजारों इन्वेस्टर्स को हुआ, जिन्होंने अपनी जिंदगी की बचत स्टॉक मार्केट में लगाई थी। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों का मार्केट पर भरोसा टूट गया। शेयर मार्केट, जो कुछ महीनों पहले सपनों की जगह लग रहा था, अब लोगों को डराने लगा। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के हेडिंग्स हर दिन नए खुलासे कर रहे थे। हर बड़े क्राइसिस के बाद एक बड़ा सबक भी मिलता है। 1992 के स्कैम के बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कई रिफॉर्म्स लाए गए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जिसकी पावर पहले बहुत लिमिटेड थी, उसे धीरे धीरे और मजबूत बनाया गया। स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नए रूल्स बनाए गए। पेपर शेयर सर्टिफिकेट की जगह आने वाले सालों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बढ़ावा दिया गया। सेटलमेंट प्रोसेस को मॉडर्न बनाया गया। बैंकिंग और कैपिटल मार्केट के बीच मॉनिटरिंग भी और सख्त हुई। ये रिफॉर्म्स एक दिन में नहीं आए, लेकिन 1992 के बाद शुरू हुआ बदलाव। आज के मॉडर्न इंडियन स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन बन गया। 31 दिसंबर 2001 हर्षद मेहता की मौत थाने सिविल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के बाद हुई। उस वक्त उनकी उम्र 47 थी। उनके खिलाफ कई लीगल केसेस अभी भी पेंडिंग थे।
थे। उनकी मौत के साथ कई सवालों के जवाब हमेशा के लिए अधूरे रह गए, हीरो, विलन या कुछ और। आज भी जब हर्षद मेहता का नाम लिया जाता है, लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ कहते हैं वो एक फाइनेंशियल जीनियस था जिन्होंने मार्केट को दूसरों से पहले समझ लिया। दूसरे कहते हैं कि उनकी कहानी बताती है कि अगर सिस्टम की कमजोरियों का गलत फायदा उठाया जाए तो उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है। शायद हर्षद मेहता की कहानी किसी एक लेबल में फिट ही नहीं होती। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है ही नहीं, ये एम्बिशन की कहानी है, रिस्क की कहानी है, सक्सेस की कहानी है और एक ऐसी वार्निंग भी है कि फाइनेंशियल मार्केट में तेजी जितनी एक्साइटिंग होती है उतनी ही जरूरी होती है ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको भारत की ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में बताएं। आपके हिसाब से हर्षद मेहता एक विजनरी थे या उनकी कहानी हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सबक देती है? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे थे द अनटोल्ड भारत। मेरा नाम आतिफ है।